नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधायक देवनानी के निर्देशों की हुई पालना। आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल खादिम अब जाना जाएगा होटल अजय मेरू के नाम से। पर्यटन विभाग ने जारी किया आदेश। देवली में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट को लेकर अजमेर के पत्रकारों ने सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। लगे हाथों प्लॉट दिलवाए जाने की भी उठाई मांग। बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव की तिथि घोषित न करने से नाराज अधिवक्ता बैठे आमरण अनशन पर। चुनाव की तिथि जल्द घोषित करने की उठाई मांग। हथियारों के साथ फोटो डालना युवती को पड़ा भारी। घर से ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। लावारिस हुए महापुरुषों के स्मारक। थाना बदोशों ने जमाया अपना कब्जा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में शहर भर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने अजमेर की संस्कृति और पहचान को बढ़ावा देने की ओर एक सराहनीय कदम उठाया है। अजमेर में स्थित होटल खादिम अब होटल अजमेरू के नाम से जाना जाएगा। आरटीडीसी की एमडी सुषमा अरोड़ा ने सोमवार रात को ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि यह होटल अजमेर में आने वाले पर्यटकों व आमजन की ठहरने के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, जो पिछले 45 वर्षों से आरटीडीसी द्वारा संचालित है। आज अपने आप में सौभाग्य का और ऐतिहासिक दिन इस नाते से है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी वासुदेव देवनानी जी लगातार अजमेर के हित के अंदर, अजमेर के विकास के अंदर जो काम कर रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया है कि कल रात को पर्यटन विभाग के द्वारा जो अजमेर की खादिम होटल थी, जो राज्य सरकार और आरटीडीसी के द्वारा संचालित होती है, उसका नाम अजय मेरू किया गया है। ये अजमेर वासियों के लिए अपने आप में बड़े गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से जो भी पर्यटक आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर से आने वाला पर्यटक आता है, चाहे वो दरगाह का हो चाहे पुष्कर का हो, वो अजमेर के इतिहास को जान पाएगा। क्योंकि अजमेर जो नगरी है वो राजा अजय जी के नाम पर रखी गई है और इसको अजमेर को भी पूर्व समय के अंदर अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। उनके इतिहास को जोड़ने का काम आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। निश्चित रूप से वो पूरा विभाग अपने आप में बधाई का पात्र है और इस नवाचार के
के लिए आम जनमानस उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अजमेर के इतिहास को, जब वो शिक्षा मंत्री थे तो वो भी उन्होंने महाराणा प्रताप महान पढ़ाने की बात की, उन्होंने वास्तविक इतिहास को आम जन से अवगत कराने की बात की। इसके लिए हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं और पूरे पर्यटन विभाग का और RTDC के विभाग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। किस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर इस होटल के अंदर निश्चित रूप से जो बाकी सब कश्मकश की दौड़ के अंदर जो होटल है उससे बहुत अच्छी ये सुविधाजनक होटल है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो लोग हैं, वृद्धजन हैं और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनको यहाँ पर विशेष डिस्काउंट की भी सुविधा है। उसके अलावा जो भी बाकी होटलों की तुलना के अंदर यहाँ पर जो दरें हैं वो भी अपने आप में बहुत सामान्य दरें हैं। कोई भी पर्यटक आकर के यहाँ पर रुक सकता है। यहाँ पर 57 के आसपास कमरे हैं, रेस्टोरेंट है, हॉल है और कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं, और साथ ही साथ इस होटल की अपना में विशेष बात यह है कि जो बस स्टैंड है उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। और इस नवाचार के बाद में, और जहाँ तक अभी हमारी माननीय मैनेजर साहब से बात हुई, इस नामकरण के साथ साथ इस होटल का जीर्णोद्धार की भी बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर पर्यटक और ज़्यादा अजमेर की ओर बढ़ेगा। ये होटल खादिम RTDC की यूनिट है और अभी व्हाट्सएप ग्रुप से ही हमें अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो प्राप्त हुआ नहीं है, बट अजमेरू नाम चेंज होने का लग रहा है। अब जैसे ऑफिशियली हो जाएगा हम नाम वगैरह भी चेंज कर देंगे। अभी हमने फ़िलहाल खादिम ही है इसी का नाम, और 57 रूम है इसमें। और मेन बस स्टैंड के पास ये RTDC की यूनिट है पर्यटन विभाग की। हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है हमारे पास, रेस्टोरेंट है, बार है, इस प्रकार की सारी सेवाएं गवर्नमेंट की तरफ से हम दे रहे हैं। वरिष्ठ जनों को, एकल महिला यात्रियों को, इनको हम डिस्काउंट देते हैं। पत्रकारों को भी है, अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट है जो गवर्नमेंट समय समय पे चेंज या बढ़ा और कम कर सकती है। सर कितने टाइम पुरानी है ये? तो मेरे हिसाब से 40-50 साल हो गए इसको, काफ़ी टाइम पुरानी है और गवर्नमेंट इसको रन कर रही है अभी। आपका परिचय? मेरा नाम रणजीत सिंह चारण है, मैं कार्यालय सहायक हूँ यहाँ पे और होटल का मैनेजमेंट में दिखता हूँ। देवली उनियारा के उपचुनाव में कवरेज के दौरान 2 पत्रकारों के साथ हुई मारपीट और अशोभनीय घटना के खिलाफ आक्रोशित पत्रकारों ने आज अजमेर में भी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे पत्रकारों ने यहां पत्रकार कानून लागू करने की मांग के साथ साथ पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी की है। साथ ही अजमेर के तमाम पत्रकारों को जिन्हें प्लॉट से वंचित रहना पड़ा है, उन्हें भी प्लॉट दिलवाए जाने की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए आपको हाल ही में मालूम होगा कि जो देवली उनियारा के उपचुनाव हुए थे उस दौरान कवरेज के वक्त जो हमारा दो साथी थे, पत्रकार साथी, उन पर जबरन हमला किया गया था। उनके साथ कई अवरताएं की गई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी, जो कि सरासर निंदनीय है। लगातार जब पत्रकार अपनी भूमिका को निभाते हुए जो कवरेज करता है उसके ऊपर इस तरीके हमले होना कहीं ना कहीं सरासर गलत है। लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि जो पत्रकार कवरेज कर रहा है वो जनहित के लिए करता है और आम जन के भले के लिए करता है। तो उसको कवरेज के दौरान उस पर जो हमले होते हैं, उसको जो पहले हमलावर हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने के साथ साथ एक पत्रकार कानून भी बने जिससे पत्रकारों की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं निश्चित की जाए कि पत्रकारों को जो कानून है वो उनको वो फायदा मिल सके। तो उसकी मांग को लेकर के आज IFWJ के बैनर तले हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के जरिए जो उनियारा और देवली उनियारा के दौरान जो पत्रकारों के साथ मारपीट हुई उसके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसकी मांग की है। साथ ही साथ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की भी मांग की है। प्लॉट को लेकर और हमने आज जो अजमेर के जो तमाम पत्रकार साथियों के द्वारा एक प्लॉट के आवंटन की जो मांग की गई थी उसको लेकर के आवेदन किए गए थे, सिक्योरिटी अमाउंट तक जमा है, लेकिन उसके अंदर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। उसकी मांग को लेकर के भी जिला कलेक्टर महोदय के सामने हमने उनको अवगत कराया, और उनको अवगत कराने के साथ कहा कि जल्द से जल्द उस प्रोसेस को पूरा किया जाए, ताकि जो पत्रकारों की जीवन भर के अंदर एक चीज़ उनको मिलती है प्लॉट, वो प्लॉट जल्द से जल्द उनको मिल सके और उनका लाभ उन्हें मिल सके। तो कलेक्टर महोदय ने भी हमें यही कहा है कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। बार कार्यकारिणी के खिलाफ आज अधिवक्ताओं ने आम मरण अनशन पर बैठने का फैसला लिया। दरअसल ये अनशन बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव न कराने के विरोध में किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा संपूर्ण राजस्थान में बार एसोसिएशन के चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अजमेर बार एसोसिएशन चुनाव नहीं करा रहा है, क्योंकि उनके अनुसार बार का संविधान कार्यकारिणी का 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव कराने की अनुमति नहीं देता, जबकि दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि यह संविधान अस्तित्व में ही नहीं है। इसी को लेकर आज अधिवक्ताओं ने बार कार्यकारिणी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम मरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, जजमेंट दिए हैं, और जजमेंट में ये कहा है कि 1 बार 1 वोट के तहत एक दिन संपूर्ण राजस्थान में चुनाव हो, और इसमें स्टेट बार काउंसिल जो है हमारी वो भी पक्षकार रही है, और उनको भी निर्देश दिए कि वो चुनाव करवाएं। इसके लिए जो है दिसंबर का दूसरा शुक्रवार रखा गया है, जो हमेशा के लिए फिक्स है। परंतु पिछले बार जब हमारे नरेंद्र सिंह जी राठौड़ अध्यक्ष थे
तो ये 7 महीने के लिए अंदर ही इनको चुनाव कराना पड़ा। इनका 1 साल का कार्यकाल भी नहीं हुआ। और नरेंद्र सिंह जी राठौड़ उस समय अजमेर बार को पक्षकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और हाई कोर्ट में भी गए, परंतु उन्होंने कहा नो, आपको चुनाव कराना पड़ेगा। और नरेंद्र सिंह जी राठौड़ ने शॉर्ट टर्म में चुनाव की घोषणा करी और उन्होंने चुनाव कराया और 8 दिसंबर को चुनाव हुआ था 2023 में। अभी कार्यकाल वापस दूसरा शुक्रवार का दिसंबर में 13 दिसंबर को चुनाव होने हैं और राजस्थान के करीब 350 से ज़्यादा बारें जो है इस चुनाव को कराने के लिए तैयार हो गई हैं, परंतु अजमेर बार जो है चुनाव नहीं कराना चाहती है। अजमेर बार को इस संदर्भ में करीब 3-4 महीनों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कई हमारे विद्वान वकील जो हैं अपने अपने पदों के लिए चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, परंतु इनसे खुद से भी प्रचार के लिए वोट मांगा, मदद मांगी है, परंतु इन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही। पर जब मैंने 16 तारीख को एक ज्ञापन दिया कि आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो मैं 18 तारीख तक आप घोषणा करें, अन्यथा मैं 19 तारीख को अन्न का त्याग कर दूंगा। तो इन्होंने अनान फनान में जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी और ये कहा कि हमारा तो संविधान 2 साल के लिए अलाउ करता है, हम 2 साल में चुनाव कराएंगे। इससे पहले कभी नहीं बोले। हमारा ऐसा कोई संविधान ही नहीं है जो 2 साल का हो, और ऐसा कोई संविधान लागू भी नहीं है। ये केवल मात्र इनकी हरदर्मिता है और हरदर्मिता के आधार पर ये चुनाव की बात कर रहे हैं और चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। अगर इनको चुनाव में पद पर रहना है, लोकतंत्र है, बार के अंदर भी लोकतंत्र को कायम रहे, इसके लिए हम इकबाल को मजबूत रखते हुए इस बार में आंदोलन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो वापस चुनाव लड़ लें और चुनाव लड़ के वापस आ जाए। हमको मना थोड़ी कर रहे हैं, हम हमारा कोई विरोध किसी से नहीं है, सभी हमारे भाई हैं, पर हम चाहते हैं कि अजमेर बार के अंदर प्रजातंत्र कायम रहे, बार के अंदर किसी भी तरह की अन्याय की बात ना हो, सबके साथ न्याय हो। सबको जो है, जो न्याय दिलाने वाले हैं उनके साथ ही अगर अन्याय हो रहे हैं और वो लोग भी इस तरह की स्थिति में आ गए हैं, तो आप सोचिए कि बार कार्यकारिणी की स्थिति क्या है। मेरा नाम जितेंद्र खेतावत, पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने आज शिवानी सैनी नामक एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ रील बनाई और हथियारों के साथ फोटो अपलोड की है। इतना ही नहीं, इस युवती ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुद को गैंगस्टर लेडी डॉन बताया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जहांगीर ने बताया कि युवती बालूपुरा की रहने वाली है। इसने कल अपने अकाउंट पर हथियारों के साथ एक स्टोरी लगाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया सेल की टीम को शिवानी का अकाउंट मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसको उसके घर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब शिवानी सैनी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी कृष्णगंज थाना पुलिस ने इस युवती को गिरफ्तार किया था। उस मामले में भी शिवानी ने पुरानी चौपाटी पर हथियारों के साथ रील बनाई थी, जो कि काफी वायरल भी हो रही थी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जिले में जो गठित सोशल मीडिया सेल है, जो कि पीएचक्यू के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर लगातार वॉच बनाए रखती, उससे ये जानकारी मिली कि शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट है, जिसमें एक बच्ची द्वारा हथियारों का प्रदर्शन और इस प्रकार की चीज़ें की जा रही, तो उसको लेकर सिविल लाइन्स थाने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस संदर्भ में उससे पूछताछ की जाएगी, डिटेन किया जाके, और क्या क्या चीज़ें उसमें सामने आती है उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसमें हथियारों की जो प्रदर्शन किया गया है सोशल मीडिया पर, जैसा कि पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई हथियारों का इस प्रकार से प्रदर्शन ना करे, यह अवैध गैर कानूनी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि इस प्रकार गलत चीज़ों को फॉलो न करें। सभी जो यूथ है वो हथियारों से दूर रहे। जी, गैंगस्टर के साथ नहीं, गैंगस्टर के साथ रील डाले जैसे अभी कोई बात सामने नहीं आई है। उसमें उसके द्वारा ही रील्स बनाई गई है और उसमें कुछ हथियारों के फोटोज। देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों की याद में बनाए गए स्मारक अजमेर के प्रशासन के लिए शायद कोई बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह हालात बयान कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं शहर के ऐसे स्थानों पर जहां महापुरुषों की या तो प्रतिमाएं खड़ी हैं या फिर उनके नाम को अमर बनाने के लिए इस स्थान का नामकरण किया गया है। आपको दिखाई दे रहा यह स्मारक शायद पता हो कि कहाँ पर है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि यह स्मारक बना हुआ है फायर स्टेशन के पास। यह कलेक्ट्रेट के बिल्कुल पिछले हिस्से के पास में स्थापित है और यहाँ से ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए जाने वाला रास्ता है। हालात क्या हैं आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। महापुरुषों की याद में बनाई गई ये छतरी अब खाना बदोशों की विश्राम गृह बनी हुई है। रात के अंधेरे में यहाँ जरायम पेशा लोग खुलकर नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं अनैतिक कार्य भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं।
सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जिला पुलिस कप्तान का कार्यालय इस स्थान से 200 मीटर की दूरी पर है। आपको दिखाई दे रहा यह सर्किल राजा साइकिल पेट्रोल पंप के पास बना हुआ है। इसी सर्किल के पास देश का नामचीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खास पहचान रखने वाला मेयो कॉलेज स्थापित है। यहाँ पर गए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन इस सर्किल को बनाने के बाद यहाँ की जिम्मेदारी वह तमाम जिम्मेदार भूल गए जिन्होंने इस स्मारक को साफ सुथरा और हरा भरा रखने का प्रण लिया था। यह तस्वीर पुरानी लोक सेवा आयोग के सामने बने फव्वारे की है, जहां अजमेर में प्रवेश करने वाले पर्यटक और अन्य लोगों को बड़ा सुकून देने वाला दृश्य हुआ करता था। एक तरह से अजमेर आने वालों का प्रशासन की ओर से स्वागत समान प्रतीत होता था, लेकिन जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर बना यह स्थान भी प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो चला है और अब कचरा घर बना हुआ है। यहाँ असामाजिक तत्वों के साथ साथ खानाबदोश परिवार अपने कब्जा जमाए हुए हैं, जिन्हें ना कानून की परवाह है और ना शहर को स्वच्छ और साफ रखने की। आखिर क्या कहेंगे जिम्मेदार? इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी तरह के नजारे शहर के अंदर स्मारकों के भी हैं, जो महापुरुषों की याद में बनाए गए थे। शहर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तत्कालीन यूआईटी और नगर परिषद के बाद अब एडीए और नगर निगम में तब्दील हुए शहर को साफ सुंदर रखने का जिम्मा उठाने वाले विभाग शायद किसी गहरी नींद में सो गए हैं। हालात इतने बदल गए हैं कि यहाँ कोई बैठना भी अब मुनासिब नहीं समझता, जबकि बस स्टैंड के नजदीक बना यह स्थल सड़क के बीच डिवाइडर का काम भी करता है। तो अजमेर में विभिन्न परीक्षाएं देने आने वाले परीक्षार्थी भी यहाँ पर कभी बैठ जाया करते थे। यह स्मारक शिवाजी स्मारक के नाम से जाना जाता है, जिनकी याद में यह बनाया गया है। अब शायद जिम्मेदार भूल गए हैं। फल और सब्जी वालों के अवैध अतिक्रमण के साथ साथ इस स्मारक को कचरे ने अपना घर बना लिया है। आवारा जानवरों की आवाजाही के साथ साथ यहाँ कूड़ा करकट भी जमा किया जाता है। काश आज यह महापुरुष इस हालत को देखते तो क्या सोचते, आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बात आज की न्यूज चैनल आगे भी इस तरह के अन्य स्थलों को आपके सामने लाता रहेगा और जिम्मेदारों की लापरवाही और ऐसे स्थानों की बेकदरी से रूबरू करवाएगा। देखिए, शहर की सौंदर्यता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम प्रशासन द्वारा, एडीए द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सर्किलों का निर्माण किया गया है, जहां हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई है। आज हम देखा जाए तो जो जितने भी सर्किल हैं जहाँ महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई है, उन सर्किलों पर खानाबदोशों ने कब्जा कर रखा है, जबकि नगर निगम द्वारा इन खानाबदोशों के लिए कई जगह रैन बसेरे भी लगाए गए हैं। उसके बावजूद खानाबदोश जैसे रामपुरमन सर्किल है, पुरानी आरपीएससी के सामने है, अम्बेडकर सर्किल है, इस तरह अन्य जो भी स्थान है वहाँ पर खानाबदोशों ने कब्जा करके और उस जगह की सौंदर्यता को खराब किया है, जबकि इनको रैन बसेरे में नगर निगम को शिफ्ट करना चाहिए। शहर में जो हमारे जायरीन आते हैं, यात्री आते हैं, बाहर से घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, वो जब इन सर्किलों की दशा देखते हैं तो देखते हैं लग जाता है कि ये कैसा स्मार्ट सिटी है। क्या नगर निगम और जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है? इसके अलावा जो हमारे आरपीएससी की दूसरी परीक्षाएँ देने के लिए पूरे राजस्थान के कोने कोने से हमारे छात्र लोग आते हैं, उनको भी इन सर्किलों पर यदि कहीं छाया में बैठना चाहें, कुछ करना चाहें तो स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि इन सर्किलों पर खानाबदोशों ने कब्जा कर रखा है। न सिर्फ वहाँ रहते हैं बल्कि अपने पुराने कपड़े वगैरह सब इन सर्किलों पर जालियों पर लटका देते हैं, जिससे सौंदर्यता पर भी फर्क पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन सर्किलों पर जितने भी खानाबदोशों ने कब्जा कर रखा है उनको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटाया जाए और वहाँ पर इनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। साथ ही सर्किलों को साफ सफाई करके उनके सौंदर्य को बरकरार रखा जाए। शैलेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, अजमेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के मौसम में हाल ही में बदलाव देखने को मिला है और सर्दियों ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण यहाँ के पर्यावरण में भी बदलाव देखने को मिला है और विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इस बदलाव के साथ शहर के आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है, जो अपने प्राकृतिक आवास से यहाँ आते हैं। हाँ जी, बस ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं और सुबह का समय है जो मछलियों को दाना देने का ये टाइम है हमारा। बच्चे का स्कूल छोड़ने जाता हूँ। क्या मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर बस विदेशी पक्षी आना शुरू हो चुके हैं, ठंड चालू हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है पुष्कर मेला ख़त्म हुआ है और कहते हैं पुष्कर का पानी हिलता है तो ठंड शुरू हो जाती है। उसी के अनुसार अब जैसे आप देख रहे हैं धुंध भी पड़ने चालू हो गई है और अब धीरे धीरे मौसम बन रहा है पक्षियों का और मछलियों का भी हिसाब अब चालू हो गया है। वही है। क्या विदेशी पक्षी है ज़्यादा? हाँ जी, अभी तो कम है, बाकी आना शुरू हो चुके हैं जी। अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। आपका नाम? जितेंद्र सिंह। मौसम आज और किस तरह आप? अब मौसम में सर्दी का आज एहसास हुआ है। विदेशी पक्षी आने लग गए, देखो दाना पानी डाल रहे हैं और अच्छा मौसम हो चुका है सर्दी का, काफ़ी अच्छा होता है। कहाँ पे किस जगह? ये आना सागर चौपाटी है अजमेर जी। और कुल मिला के सर्दी का एहसास होने लग गया जी। तो पक्षी आ गया? हाँ, विदेशी पक्षी आने लग गए, जैसे ये देख सकते हो आप, बाहर के विदेशी पक्षी आने लग गए यहाँ पर और उनको दाना पानी डालते हैं हम यहाँ पर आके। रोज सुबह का है और जैसे सर्दी आती है तो हम हमेशा आते हैं यहाँ पर और दाना पानी डालते हैं। कैसे लग रहा है मौसम आपको? मौसम काफ़ी सुहाना है, वैसे तो बहुत अच्छा है मौसम, सर्दी का ठंड का अच्छा है। आपका नाम? महेश है नाम। अजमेर के मौसम में हाल ही में बदलाव देखने को मिला है और सर्दियों ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण यहाँ के पर्यावरण में भी बदलाव देखने को मिला है और विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इस बदलाव के साथ शहर के आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है, जो अपने प्राकृतिक आवास से यहाँ आते हैं। हाँ जी, बस ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं और सुबह का समय है जो मछलियों को दाना देने का ये टाइम है हमारा। बच्चे का स्कूल छोड़ने जाता हूँ। क्या मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पर बस विदेशी पक्षी आना शुरू हो चुके हैं, ठंड चालू हो चुकी है, क्योंकि सबको पता है पुष्कर मेला ख़त्म हुआ है और कहते हैं पुष्कर का पानी हिलता है तो ठंड शुरू हो जाती है। उसी के अनुसार अब जैसे आप देख रहे हैं धुंध भी पड़ने चालू हो गई है और अब धीरे धीरे मौसम बन रहा है पक्षियों का और मछलियों का भी हिसाब अब चालू हो गया है। वही है। क्या विदेशी पक्षी है ज़्यादा? हाँ जी, अभी तो कम है, बाकी आना शुरू हो चुके हैं जी। अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। आपका नाम? जितेंद्र सिंह। मौसम आज और किस तरह आप? अब मौसम में सर्दी का आज एहसास हुआ है। विदेशी पक्षी आने लग गए, देखो दाना पानी डाल रहे हैं और अच्छा मौसम हो चुका है सर्दी का, काफ़ी अच्छा होता है। कहाँ पे किस जगह? ये आना सागर चौपाटी है अजमेर जी। और कुल मिला के सर्दी का एहसास होने लग गया जी। तो पक्षी आ गया? हाँ, विदेशी पक्षी आने लग गए, जैसे ये देख सकते हो आप, बाहर के विदेशी पक्षी आने लग गए यहाँ पर और उनको दाना पानी डालते हैं हम यहाँ पर आके। रोज सुबह का है और जैसे सर्दी आती है तो हम हमेशा आते हैं यहाँ पर और दाना पानी डालते हैं। कैसे लग रहा है मौसम आपको? मौसम काफ़ी सुहाना है, वैसे तो बहुत अच्छा है मौसम, सर्दी का ठंड का अच्छा है। आपका नाम? महेश है नाम। अजमेर में आज एनसीसी कैडेट्स को यातायात व्यवस्था की ब्रीफिंग और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कैडेट्स को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील करना रहा। साथ ही भविष्य में किसी बड़े आयोजन के वक्त जरूरत पड़ने पर कैडेट्स को सेवाएं ली जा सके, इसके लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण अजमेर के विभिन्न चौराहों पर 1 हफ्ते के लिए दिया जा रहा है, जिसमें कई विद्यालयों के एनसीसी कैडेट शामिल होंगे। पहल की है जिसके अंतर्गत हम एनसीसी कैडेट्स को रोड पे खड़ा करके उनको हम उसके बारे में ब्रीफिंग कर रहे हैं कि यातायात नियम क्या होते हैं, कैसे उनकी पालना करनी चाहिए, कैसे यातायात का मैनेजमेंट किया जाता है, ये सब चीज़ें हम उन्हें सिखा रहे हैं। इसका मुख्य जो 2 उद्देश्य हमारे हैं। पहला उद्देश्य ये है कि इनको यातायात नियमों के लिए सेंसिटाइज करना, संवेदनशील करना, ताकि ये खुद भी समझे कि यातायात नियमों की पालना कितनी आवश्यकता है और ये अपने घर वालों को भी समझाएं। दूसरी बात, इनको थोड़ी ट्रेनिंग देना, इनको बताना कि कैसे यातायात नियमों की पालना की जाती है, ताकि भविष्य में अगर हमें कभी आवश्यकता पड़ती है यातायात पुलिस में अगर
आवश्यकता पड़ती है किसी चौराहे पे या किसी मेले को संभालने की, तो हम इनको बुला सकते हैं, क्योंकि इन्हें हमने सिखाया है, इनको ट्रेनिंग दी है, तो ये उसको संभाल सकते हैं। तो ये भी हमारा टारगेट है। हर पॉइंट पर करेंगे ये अभी हम इसको 1 वीक के लिए चला रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं। कल जीसी चौराहे पे हमने किया था, आज हम यहाँ पे सेशन तिराहे पे कर रहे हैं, कल हमारा टारगेट है मकरवाली तिराहे पे करने का। तो इस तरीके से 1 वीक में हम अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्कूल से बच्चे बुला के उन्हें ये सिखा रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम लोगों को भी सेंसिटाइज करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि जब बच्चे खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी परिवार की सुरक्षा के लिए। क्या सर आगे काम आ सकते हैं? बिल्कुल, बच्चे हैं, इनको अगर हम सिखाएंगे, इनको हम सेंसिटाइज करेंगे, और मैं आगे ये पहला चरण है, इसके बाद हम दूसरा तीसरा चरण भी लाएंगे। तो जैसे जैसे इनको ट्रेनिंग मिलेगी तो भविष्य में ये बच्चे भी यातायात पुलिस के काम आ सकते हैं। लगभग कितने बच्चे अभी ट्रेनिंग पे हैं? कल हमने 15 बच्चों को दिया था, आज हमारे पास 25 से 30 बच्चे आए हैं। इस तरीके से अभी एनसीसी के बच्चे आ रहे हैं। अगले फेज में हम जो स्कूल्स के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको भी हम लाके इस चीज़ की ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अजमेर के सूचना केंद्र सभागार में नृत्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 4 साल से लेकर 64 साल की बच्चियों व महिलाओं ने हिस्सा लिया और शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आज की पीढ़ी को शास्त्रीय नृत्य से जोड़े रखना तथा इस कार्यक्रम में कुल 60 महिलाओं व बच्चों ने हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जिससे सभी का मन मोह लिया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेसियों ने स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इंदिरा गांधी जी की 107वीं जन्मदिन पर हम सब कांग्रेसियों को बधाई पहले तो, और इंदिरा जी के जन्मदिन पर हम सब लोग यही प्रेरणा देंगे उनके जन्म उस पर कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को अपने एकता के सूत्र में बांधा, आज वही ज़रूरत है। आज देश में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो हमको सभी समाज को, सभी जाति को एक साथ रहने की आवश्यकता है देश में। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वो काम किए जो कोई भी नहीं कर सकता। इस देश में किसानों का, अगर उन्होंने भूमिहीन किसानों को ज़मीन देने का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया। हरित क्रांति लाने का काम किया था इंदिरा गांधी जी ने किया। श्वेत क्रांति लाई तो इंदिरा गांधी जी लाई। बहुत सा ऐसा काम है जो इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में होकर जाते थे और विद्रोह फैलाते थे, तो उन्होंने
बांग्लादेश और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, जिससे कि हिंदुस्तान में शांति अमन चैन रहे। तो इसी प्रकार से उन्होंने बहुत काम किए। लेकिन आज के जो नरेंद्र मोदी जी है, आप देख रहे हो हमारा मेघालय और इस तरह से फैल रहा है, मणिपुर आज जल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर के लिए टाइम नहीं है, उनके लोगों के लिए काम करने के लिए टाइम है। तो इस उनके जन्मदिन में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नरेंद्र मोदी जी इस देश को देखिए, इस देश के लोगों को देखिए, विश्व तो बाद में भी घूम सकते हैं। तो यही बात हम कहते हुए आज हम इंदिरा गांधी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। मैं उनको अंतरा आत्मा से जो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंदिरा जी के कारण ही देश में हरित क्रांति आई, हम किसानों को खुशहाली मिली, श्वेत क्रांति आई, जो आज दूध का आंदोलन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान फर्स्ट है, सब इंदिरा जी की देन है। इंदिरा जी की देन ही है कि हिंदुस्तान अणु शक्ति में सबसे पहले 75 में विस्फोट इंदिरा जी ने कराया था और अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। इसके अलावा इंदिरा जी ने जो है पाकिस्तान चूर चपट ज़्यादा कर रहा था तो पाकिस्तान को बतावे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार ये वर्तमान भाजपा सरकार 10 साल से 11वां साल हो रहा है इनको, 10-11 साल में मणिपुर जैसी समस्या से समाधान नहीं हुआ। मणिपुर में आग लग रही, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ आम गोली से लोगों को मारना आम बात है। उसका कभी प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। और इंदिरा जी जो है आपके पंजाब में जब अमृतसर में जो है भिंडरवाला वो नाटक कर रहे थे तो अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उसको जो है ठिकाने लगा के और पूरे एकता और अखंडता रखी देश की। और उसका खामियाजा इंदिरा जी को भुगतना पड़ा बाद में कि उनकी जो मृत्यु हुई, जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो उन्हीं के समर्थक थे। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी दुनिया की जो महानतम नेता, पहली महिला प्रधानमंत्री थी दुनिया में, तो उसको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूँ। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत से सम्मानित स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इंदिरा गांधी जी की जीवन पर प्रकाश डाला गया। इंदिरा गांधी जी के करे हुए कामों के बारे में जो है हमने यहाँ सबको उपस्थित लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई। जिस तरह इंदिरा गांधी जी, चाहे हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे देश के अंदर राजा महाराजाओं के शासन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे देश के अंदर हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, देश के अंदर कल कारखाने लगाने की बात हो, चाहे देश के अंदर शिक्षा की बात हो, चाहे देश के अंदर हमारे गरीबी मिटाने की बात हो, उन सब क्षेत्रों में और चाहे हमारे उन आतंकवादी ताकतों को करारा जवाब देने की बात हो, उन सब क्षेत्र में आज तक इंदिरा गांधी जी का किसी ने भी तोड़ नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने जो बोला वो किया। इंदिरा गांधी ने बोला कम और किया ज़्यादा। आज हमारे देश के अंदर जो ताकतें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और एक दूसरे को विभाजित करने का प्रयास करी जा रही हैं, इस तरह के नारे हमारे देश में इस तरह प्रचलित हो रहे हैं। और शर्म की बात तो ये है, उन नारों को प्रचलित करने वाले सरकार में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक शर्म की बात है। हम एक हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी धर्मों का सम्मान भारत में, क्योंकि अखंड भारत जो है हमारा रहा है, सभी धर्मों का सम्मान रहा है और यही हमारा सम्मान सदैव बना रहे, सब भाईचारे से मिलजुल कर रहे हैं। यही हमारी कामना है कि आज इन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें सोचना चाहिए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार को सोचना चाहिए ये ताकतें हमें विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगाने की जो है इनकी साजिश है, उसको नाकाम करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। और हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को एक सुदृढ़ देश के रूप में उभारा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब ऐसी ताकतों को जवाब दें।
राजधानी के महंगे और विशिष्ट चिकित्सकों की सेवाएं अब अजमेर में भी आसानी से मुहैया हो पाएंगी। यह कहना है मंगलम मेडिसिटी प्रबंधन का, जो जल्द ही अजमेर में अपनी ओपीडी सेवाएं शुरू करेंगे। मंगलम मेडिसिटी की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए मैनेजर संदीप माथुर ने बताया कि अजमेर में वैशाली हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहां ओपीडी शुरू की जाएगी, जिससे अक्सर जयपुर की ओर जाने वाले लोगों को परेशानी से निजात मिलेगी। इस ओपीडी में तमाम उन सभी रोगों का विशेष चिकित्सकों द्वारा उपचार और चिकित्सा परामर्श मिल पाएगा जिनके लिए लोग जयपुर के चक्कर काटते थे। मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में मानसरोवर में स्थित है, 330 बेडेड, वो हॉस्पिटल अब हम अजमेर में ओपीडी एक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कोलिब्रेशन किया है वैशाली हॉस्पिटल, वेलेनो सर्विस हेल्थ केयर सर्विस है उनसे। तो उसके 24 को हम यहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे, हॉस्पिटल का ओपीडी सेंटर का। वहाँ पे हमारी सारी स्पेशलिटीज़, जो भी सुपर स्पेशलिटी है, लाइक यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी, उसके अलावा न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ये सारे डॉक्टर्स, ये सारी स्पेशलिटी अजमेर में अब हम उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अलावा जो भी पेशेंट यहाँ से अजमेर से जयपुर के लिए जाएगा, उसको हम एक रियायती दरों पर इलाज मुहैया करा पाएंगे। कुल कितने डॉक्टरों के द्वारा अजमेर में सेवाएं दी जाएगी? अजमेर में अभी 5 से 7 डॉक्टर्स अभी कंटिन्यू आ रहे हैं हॉस्पिटल के, और हम चाह रहे हैं कि अब ये और बढ़े। तो जो 10 से 15 जो सुपर स्पेशलिटी होती है, वो सब अब यहाँ पे आने लगेगी महीने में। अजमेर वासी किस तरीके से आपकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? अजमेर वासी इस तरह से सेवाओं का लाभ उठाएंगे कि जिनको जयपुर जाना पड़ता था अच्छी स्पेशलिटी को दिखाने के लिए डॉक्टर्स को, वो सब अब यहाँ पर दिखा पाएंगे डॉक्टर्स, तो यहाँ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।